आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। असम की धरती से गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, घुसपैठियों के खिलाफ फौलाद की तरह खड़ी है भाजपा। कांग्रेस द्वारा पैदा की गई समस्याओं का कर रहे हैं समाधान। राष्ट्रपति ने वीबी जी रामजी विधेयक 2025 को दी मंजूरी। अधिनियम से रोजगार की वैधानिक गारंटी 125 दिनों तक बढ़ी। योजना बनाने की शक्ति ग्राम सभा और पंचायतों के पास। जी राम जी पर विपक्ष लोगों को कर रहा है गुमराह। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लताड़ा। कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा से आगे का कदम। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में प्रचंड जीत की ओर भाजपा। 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त। महाविकास अघाड़ी काफी पीछे छूटी। और विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा पर भ्रामक खबरों को किया खारिज। दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम डिब्रूगढ़ नामरूप में एक यूरिया कारखाने का भूमि पूजन किया। ये 10,601 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से बनकर तैयार होगा। इसकी क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना की होगी। बीवीएफसीएल के ये कारखाने बंद हो चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री का संकल्प है खाद्य उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके। ये कारखाना अत्याधुनिक है और नई तकनीक से लैस है। विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की, यहां के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। यहां आप सभी को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए किसानों को झेलनी पड़ी मुश्किलों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब नामरूप खाद्य संयंत्र कृषि उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस की लापरवाही और नीतिगत चूक के कारण किसानों की आमदनी पर इसका सीधा असर पड़ा। एक समय था जब यहां बनी खाद से नॉर्थ ईस्ट के खेतों को ताकत मिलती थी, किसानों की फसलों को सहारा मिलता था। जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा। लेकिन पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप
प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला, वो अपनी मस्ती में ही रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया। यह स्मारक साल 1979 में शुरू हुए असम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में बना है। वहां शहीदों की दीर्घा है जिसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। आंदोलन 6 साल चला था और साल 1985 में खत्म हुआ था। उस दौरान शहीद हुए लोगों की प्रतिमाएं ही दीर्घा में लगी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत जी रामजी विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को कानून के तौर पर मान्यता मिल गई है। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में इसे संसद की मंजूरी मिली थी। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों की कानूनी गारंटी देगा। यह अधिनियम सशक्तिकरण, समावेशी विकास और योजनाओं के कन्वर्जेंस के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा। इस विधेयक का उद्देश्य गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ, प्रभावी सेवा और प्रदाय सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को प्रतिस्थापित करते हुए आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक आधुनिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है जो विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि विकसित भारत जी रामजी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। इस योजना के तहत अब मजदूरों को 100 की जगह 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी दी जाएगी। काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी रामजी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वीबी जी रामजी बिल पर कहा, कुछ लोग खासकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जी रामजी बिल प्रगतिशील नहीं है और ये ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके छीन लेगा। ये बिल्कुल झूठ है। असल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है, ये पारदर्शिता लाता है। 100 दिनों से 125 दिनों तक ये रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाएगा। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचा बेहतर होने वाला है। G Ramji bill is not progressive. Actually, it improves the infrastructure. It brings the transparency. And from 100 days to 125 days, it will increase the number of totally job offered is 125 days. Core rural infrastructure is going to improve. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद से पारित हुए जी रामजी कानून को लेकर कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि मनरेगा में बदलाव और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाए।
वो बिल को अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हैं। फील्ड में जब भी हम जाते थे जनप्रतिनिधि, वो कहते थे मनरेगा में संशोधन करो। अगर हम जी राम जी नाम रख दिया, वो एक एब्रीवेशन जी राम जी आ गया, तो उसमें कहां दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इसी योजना का पहले जवाहर रोजगार योजना नाम था। कांग्रेस ने बदला जवाहर रोजगार योजना से, पहले नरेगा फिर महात्मा गांधी। तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? योजना समय के साथ बदलती भी है, उसमें चेंजेज आते भी हैं। जो फीडबैक हमें मिला जनता से, जनप्रतिनिधियों से, उसके आधार पर इस योजना में परिवर्तन किए गए हैं और अच्छे परिवर्तन किए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा आधारभूत ढांचा खड़ा होगा। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गरीबों को 125 दिन की दिहाड़ी मिलने से कांग्रेस बौखला गई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को शुरू से ही भगवान राम के नाम से आपत्ति रही है। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा। और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। यही नहीं, जो 15 दिन बाद पेमेंट मिलती थी, अब 1 हफ्ते में पेमेंट मिलेगी। जो कांग्रेस के समय पैसे खा लिए जाते थे, आज सीधा बैंक खातों में पैसे आते हैं। विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए जी राम जी बिल हम लेकर आए हैं, लेकिन कांग्रेस को राम नाम का विरोध करना है, राम में विश्वास करने वालों के काम का विरोध करना है। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को नए साल में बड़ा तोहफा दिया है। लघु और सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी ग्राम विकास बैंक से ऋण पर ब्याज दर घटाकर 6% करने की घोषणा कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित युवा सहकार सम्मेलन और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ भी किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आपसी विश्वास, सामाजिक समता और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सहकारी बैंक अब किसानों की समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। लघु और सीमांत किसान को प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोग 6% पर इस ब्याज को LDB के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। महाराष्ट्र में 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव परिणाम आज घोषित किए जा रहे हैं। अब तक सामने आए आंकड़ों के अनुसार 288 नगराध्यक्ष पदों में से 100 से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार बढ़त बनाई है। शिवसेना ने 50 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 40 से अधिक नगर अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस को 30 से अधिक नगर अध्यक्ष पदों पर सफलता मिली है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को इन चुनावों में बड़ा झटका लगा है।
दोनों ही दल 2 अंकों का आंकड़ा छूने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। अन्य गठबंधनों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मिलकर 25 से अधिक नगर अध्यक्ष पदों पर जीत हासिल की। इन चुनावों में कई स्थानों पर महायुति के घटक दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। वहीं महाविकास अघाड़ी में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इसके बावजूद महायुति ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम रखा। इसके उलट महाविकास अघाड़ी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। मौजूदा रुझानों के अनुसार महायुति के सभी दलों का संयुक्त आंकड़ा 250 से अधिक नगर अध्यक्ष पदों तक पहुंच चुका है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए तर्कसंगत बदलाव यात्रियों के किराए में किए हैं। यह नया स्लैब 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। नए फैसले के तहत सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सब अर्बन ट्रेन किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। सामान्य श्रेणी में प्रति किलोमीटर 1 पैसा, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी और एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे के मुताबिक इस संशोधित किराए स्लैब से करीब 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। रेलवे ने पिछले 1 दशक में अपने नेटवर्क और परिचालन का काफी विस्तार किया है। रेलवे अधिक परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहा है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि किराया बढ़ोतरी को न्यूनतम रखा गया ताकि आम यात्रियों पर इसका बोझ न पड़े। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। बांग्लादेश के मीडिया में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही भ्रामक खबरों पर विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। MEA ने स्पष्ट किया कि कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ और उच्चायोग की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। भारत वियना कन्वेंशन के तहत सभी विदेशी मिशनों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत बांग्लादेश में हालात पर करीबी नजर रखे हुए है और लगातार बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग दोहराई गई है। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा, जरा बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति देखो, उनके भयानक जीवन के बारे में सोचो। विभाजन के दौरान जिन लोगों का इलाका भारत का हिस्सा बन गया वो बेहद भाग्यशाली हैं। भारत में आजादी का आनंद लेते हुए भारत को ही बदनाम करना बंद करें। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर लेखक तस्लीमा नसरीन ने अपने एक्स हैंडल पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाया कि जिस देश में एक निर्दोष हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जिहादी भीड़ द्वारा पीट पीट कर जला दिया गया, वहां उसकी चीखें किसी तक क्यों नहीं पहुंची। तस्लीमा नसरीन ने आरोप लगाया कि देश भर में एक जिहादी की मौत पर मातम मनाया गया, लेकिन दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या पर समाज और सत्ता दोनों ही खामोश रहे। उन्होंने सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधते हुए लिखा कि वो जिहादी के जनाजे में शामिल हुए, रोए, लेकिन दीपू की भयावह हत्या पर एक शब्द तक नहीं बोले। तस्लीमा नसरीन का दावा है कि जब विदेशी मीडिया में हिंदुओं की हत्या की खबरें आईं, तब दबाव में आकर कुछ लोगों की दिखावटी गिरफ्तारी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गिरफ्तारियां सिर्फ दिखावा है और दोषियों को बाद में चुपचाप छोड़ दिया जाएगा। तस्लीमा नसरीन का सीधा सवाल, क्या इस देश में कभी किसी मुस्लिम को हिंदू की हत्या के लिए सजा मिली है? उनकी यह टिप्पणी बांग्लादेश में न्याय, अल्पसंख्यक सुरक्षा और राज्य की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदुओं पर हुए हमले और भारत विरोधी प्रदर्शनों को लेकर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं के विरोध में दिल्ली के जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साबरमती ढाबे के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार और हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतले जलाए गए। एबीवीपी ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप और सख्त कदम उठाने की मांग की। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास जो हमारे हिंदू भाई थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। वो हत्या जिसको देखने के बाद किसी भी आम इंसान का दिल दहल सकता है। वो एक आध महीने के लिए तो जो है साइलेंट हो जाएगा कि किस प्रकार की हत्या की गई है। आप देख सकते हो कि जहाँ से उस आदमी को, दीपू चंद्र दास नाम का व्यक्ति है, उसको घसीटते घसीटते जगह लेके जाते हैं, वहाँ पर उसको बहुत मारते हैं और फिर पेड़ पर लटका के जो है उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये आप लगातार इस कैंप वहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से जब से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर लगातार भारत की एम्बेसी पर, वहाँ पर मीडिया हाउसेस पर और हिंदू जितने भी भाई बहन हैं उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है। अरावली पहाड़ियों को लेकर हो रहे विरोध को केंद्र सरकार ने भ्रामक करार दिया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली के 90% पहाड़ों की सुरक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने साथ ही बताया कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये झूठ है और सरकार ग्रीन अरावली के समर्थन में है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के साइंस सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान बंगाली समाज को संबोधित किया। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि भारत बड़ा हो रहा है। भारत के बड़े होने का अर्थ है हिंदू का बड़ा होना। इसलिए दुनिया के दुष्ट लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी कारण भारत और संघ के बारे में बहुत तेजी से प्रतिकूल प्रचार फैलाया जा रहा है। क्योंकि भारत, हिंदुस्तान, सनातन धर्म, ये सब समानार्थी है और धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान, भारत का उत्थान अवश्यंभावी है। ये योगी अरविंद ने बता के रखा है और वो हो रहा है। इसलिए फिर दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं उनको जरा चिंता हो रही, तो भारत के बारे में, हिंदू के बारे में, संघ जैसे संगठनों के बारे में उल्टी सीधी बातों का प्रचार करना, ये जरा तेजी से और बहुत एक योजना बनाकर मिलकर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत मंडपम में चल रहे ईवी एक्सपो का उन्होंने दौरा किया। सोशल मीडिया पर ईवी एक्सपो की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा समर्थित इकोसिस्टम से युवा उद्यमी कम निवेश के साथ ईवी से जुड़ा स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ, गतिशीलता और युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के विजन का सशक्त उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ईवी सेक्टर न केवल पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि रोजगार और नवाचार के नए रास्ते भी खोल रहा है। चिल्लाए कलां
की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बांदीपोरा जिले के ऊपरी इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली और ताजा बर्फबारी दर्ज की। रजदान, टॉप, तुलैल और गुरेज घाटी में भारी हिमपात हुआ, जिससे पूरे इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में तेज गिरावट आई है और सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा गुरेज सड़क को एहतियातन वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। एसडीएम गुरेज के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मौसम में सुधार और सड़क से बर्फ हटने के बाद ही यातायात बहाल किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।